Bismillahirrahmanirrahim, and we are going to focus on PTE essay writing today. पहली बात जिसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है that is that in PTE essay the essays in exam can be either one either two एक से दो essays but the common pattern is that PTE का जो writing exam है उसमें दो questions होते हैं एक SWT और एक essay तो दो SWT और एक essay is the common principle that examiner is following nowadays. 4th November ऑनवर्ड्स अभी तक किसी एक सिंगल एग्जाम में भी पैटर्न आउट ऑफ द टाइम नहीं चला गया एंड व्हाट इज दैट दो एसडब्ल्यूटीज हैं और एक एसे है दैट बट वी हैव टू राइट इन एग्जाम एंड द टाइम एलोकेटेड फॉर एसे राइटिंग इज 20 मिनट्स इन टोटल. अब अंडरस्टैंड कीजिएगा द पीपल हु आर इन हैबिट टू कंपेयर पीटीई विद आईएलटीएस तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एसे राइटिंग है पीटीई का इसमें और आईएलटीएस की एसे राइटिंग में सबसे बड़ा फर्क ये होगा कि आईएलटीएस का एसे 40 मिनट में लिखना, पीटीई का एसे हमने 20 मिनट में लिखना है. इसका मतलब ये है द एसे दैट वी आर गोइंग टू राइट इन पीटीई एग्जाम वुड बी ऑफ 50% स्ट्रेंथ वेटेज in comparison to IELTS exam. So please do not work on pre-designed templates. लिखने का तरीका सीखें, अगर आ गया तो टेम्पलेट खुद से ही बन जाएगा. आई एम नॉट डिस्करेजिंग टेम्पलेट, आई एम सेइंग कि एक ऐसा टेम्पलेट जो 100 में से 95 लोग यूज कर रहे हैं वो आपने भी अगर कर दिया तो व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन बिटवीन यू एंड दोज पीपल हु आर कॉमनली यूजिंग द टेम्पलेट ऑफ द एसे. And secondly, one specific template may not be appropriate for every specific type of essay. So, लिखने का तरीका आ जाए, फिर उसके बाद आप किसी टेम्पलेट को अमेंड करके भी यूज कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट द अंडरस्टैंडिंग बिल्डिंग इज द फर्स्ट प्राइमरी थिंग एंड सेकेंडली एसे के टेम्पलेट को मॉडर्नाइज करने का तरीका हमें आना चाहिए डिस्पाइट कि हम किसी प्री डिजाइन एसे को ही फॉलो करना शुरू करते हैं. सो नाउ if we talk about the PTE essay, in PTE the essay can be of 4 different types. तो essay की 4 different types हो सकती हैं या होती हैं, अच्छा वर्ड होगा in PTE. The first type of essay that can appear in exam is known as the advantages and disadvantages essay. The first essay of PTE that appears in exam is the advantages and disadvantages essay. The second type of essay that can appear in exam, जो exam में आ सकता है, it is known as opinion essay. Opinion essay. Opinion essay. Number 3, the third type of essay which can appear in exam that can be the agree or disagree essay. Agree or disagree essay. The fourth type that can appear in exam is the problems and the solutions essay. So commonly 4 different type of essays must be in practice of the students before going to exam. ये 4 तरह के essays जो हमें लिखने आने चाहिए हैं. इसमें पहली टाइप कौन सी है? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज essay. Number 2, opinion essay. Number 3 is agree or disagree essay. Number 4 is the problem and solutions essay. तो जब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एसेस की तो पीटीई के एग्जाम में हाउ मेनी एसेस कैन बी? 4 टाइप्स: एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ओपिनियन essay, agree, disagree, and problems and solutions essay. It can be an exam. So now the length of the essay, the essay's length overall, the essay's length, the length of the essay, length of the essay जो आपने पीटीई में लिखना है, this essay's length can be 200 to 300 words. 200 to 300 words की एक लेंथ होनी चाहिए. So anything more than 200 is acceptable अगर आप अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस कर पाए.
अगर आप अपने व्यू पॉइंट को अफेक्टिवली एक्सप्रेस कर पाए हैं तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि वो है 200 मार्क का मार्क को आगे लेके जाना, और आप अगर अपनी बात अफेक्टिवली एक्सप्रेस कर पाए हैं तो 225 वर्ड विल इवन बी इनफ टू आंसर। लेकिन अगर आप अपनी बात को कॉम्प्रिहेंसिवली आंसर ही नहीं कर पाए, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए, तो 300 वर्ड भी लिखने का कोई फायदा नहीं होगा। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा what you have to look into while writing the essay of PTE। टिप्स की बात कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड कीजिएगा इनको। अगर आप लोग समझ लेंगे तो आई वुड बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन टू अंडरस्टैंड दैट, और अ कंफर्टेबल पोजीशन टू कंसिडर माय स्टूडेंट्स वुड बी टेकिंग गुड बैंड इन देयर एग्जाम। नंबर वन, पहली चीज है टास्क रिस्पॉन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट आपसे एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। अगर एग्जामिनर पूछ रहा है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अर्ली एज यूज ऑफ कंप्यूटर्स, अर्ली एज यूज ऑफ कंप्यूटर्स, अर्ली एज यूज ऑफ कंप्यूटर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ that he is asking about advantages of computer use in children। अर्ली एज का मतलब होता है किड्स, चिल्ड्रन, प्री स्कूलर्स, यंग्स जो कि अभी नौजवान नहीं हैं। सो अगर हम एडवांटेजेस में पहला एडवांटेज लिख देते हैं ईज ऑफ हंटिंग जॉब्स, दैट मींस दैट हमें तो क्वेश्चन समझ नहीं आया ना। अगर टास्क रिस्पॉन्स ही अप्रोप्रिएट नहीं होगा तो ऐसे में एग्जामिनर आपको नंबर देने के वास्ते नहीं जा रहा है। नंबर वन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी लुक्ड इनटू। व्हाट आई एम सेइंग दैट सबसे पहली चीज इन एग्जाम ऑफ पीटीई एसए वुड बी टास्क रिस्पॉन्स। आपको एग्जामिनर ने जो कहा है उसको अच्छे तरीके से समझने के बाद, टॉपिक क्या है अच्छे तरीके से समझने के बाद कि आपका फोकस क्या है, फिर आपके आर्गुमेंट्स की साइड कौन कौन सी है, देन आपने लिखना शुरू करना है। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे अगर मैं इसी ऐसे के टॉपिक को देखूं तो यहाँ पे टॉपिक क्या है? कंप्यूटर्स। फोकस क्या है? अर्ली एज। साइड वन ऑफ द आर्गुमेंट इज एडवांटेजेस, साइड टू ऑफ द आर्गुमेंट इज डिसएडवांटेजेस। इसका मतलब ये है कि दीज आर द फोर थिंग्स जिनके ऊपर मैंने एसे को रोटेट करना है, और मेरा हर आइडिया इन्हीं चारों से रेलेवेंट होना चाहिए। अगर मैं लिखता हूं ईज ऑफ मेकिंग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, आम जीरो। अगर मैं लिखता हूं ईज ऑफ डिजाइनिंग द बुक टाइटल्स, आम जीरो। अगर मैं लिखता हूं ईज ऑफ हंटिंग जॉब्स, आम जीरो। अगर मैं लिखता हूं ईज ऑफ मेकिंग द रेज्यूमेस, आम जीरो। अगर मैं लिखता हूं ईज ऑफ लिंकिंग योरसेल्फ विद द डिजिटल लाइब्रेरीज, आम जीरो। मींस बिकॉज मैं सारा कुछ तो उनके कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूं जो तो प्रोफेशनल लोग हैं। आम टू राइट अबाउट, आम रिक्वायर्ड टू राइट अबाउट व्हाट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर यूज इन चिल्ड्रन। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग पीटीई वालों ने अपने जहन में रखनी है दैट द टास्क रिस्पॉन्स मींस द question must be well understood and the answer should be within the lines of that specific requirement जो एग्जामिनर ने पूछी है। क्लियर? इसके ज्यादा बाहर नहीं जाना है। The second thing would be very important for you and that will be the grammatic range, the grammar, the grammar. This would be the second thing you must have to look into। आपको टेंसेस को, चाहे वो प्रेजेंट स्टेट का टेंस हो, चाहे वो पास्ट स्टेट का टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर स्टेट का टेंस हो, कोई भी टेंस आप यूज करें। फिर उसके बाद प्रेजेंट में चाहे वो सिंपल सिंपल कंडीशन के साथ आप एक्सप्लेन कर रहे हो, चाहे आप सिंपल कंडीशन के साथ एक्सप्लेन कर रहे हो, चाहे आप कॉन्टिन्यूअस के साथ एक्सप्लेन कर रहे हो, आप कंटिन्यूअस के साथ कर रहे हो। नंबर थ्री, आप चाहे उसको परफेक्ट के साथ कर रहे हो या आप उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ एक्सप्लेन कर रहे हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ एक्सप्लेन कर रहे हो, आपको गलती नहीं करनी है। यू मस्ट बी नोन टू दिस थिंग दैट हाउ यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। अब यही चारों स्टेट्स हैं जिनके लिए आप जब पास्ट टेंस में जाएंगे तो पास्ट टेंस में भी आप इन्हीं चारों स्टेट्स को रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे।
यही चारों स्टेट्स होंगी, सिंपल कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप जब फ्यूचर में जाएंगे तो यही फिर चारों स्टेट्स होंगी, सिंपल कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यू मस्ट बी इन अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू टू मेक दी सेंटेंसेस। फॉर एन एग्जाम्पल, आई डू, तो ये क्या हो गया, ये एक सिंपल सेंटेंस है। अगर आप लिखते हैं आई एम डूइंग, तो ये एक कंटिन्यूअस सेंटेंस है। यू मस्ट बी इन अ क्विक ग्रिप ऑफ द टेंसेस। छोटे छोटे सेंटेंसेस से रिफ्रेश करें अपनी ग्रामर को। परफेक्ट, आई हैव डन, एंड देन आप परफेक्ट कंटिन्यूअस पे चले जाएं तो आई हैव बीन डूइंग, आई हैव बीन डूइंग। तो नाउ आगे चले पास्ट सिंपल पे, इसी को लेके आता हूं। तो अगर वो डू था तो आई डिड, अगर वो आई एम डूइंग था तो यहाँ पे हो जाएगा आई वॉज डूइंग। तो एक सेंटेंस को पकड़ें और उसी को 12 में कन्वर्ट कर दें तो आपकी तीनों टेंसेस की चार 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 स्टेट्स जो है वो आपकी आंसर हो जाएंगे और रिफ्रेश हो जाएंगे। सो परफेक्ट, वहां पे हैव था तो आई हैड डन, वहां पे परफेक्ट कंटिन्यूअस में था आई हैव बीन डूइंग, तो यहाँ पे आ जाएगा आई हैड बीन डूइंग। फ्यूचर में चले जाएं, सो गो विद द स्मॉल सेंटेंसेस एंड रिफ्रेश योर ग्रामर। आई विल डू, नीचे आ जाइए, आई विल बी डूइंग, एंड देन और नीचे आ जाइए, परफेक्ट में आ जाइए, आई विल हैव डन। तो नियरली सिर्फ प्रेजेंट के अंदर आपने विल लगाना है या शैल लगाना है, एंड यू विल एंटर इनटू द नेक्स्ट एंड आई विल हैव been doing. So what I'm saying, grammar must be refreshed before going to exam, because this will be something really decisive factor when you talk about writing all those questions जिसमें हमें typing करनी है। For an example, अगर आप चले जाते हैं क्वेश्चन में ऐसे इसके राइटिंग के, तो SWT में भी जरूरत पड़ेगी और essay में भी। यहाँ से आगे चले जाएं तो SST का क्वेश्चन आएगा लिस्टिंग में। अगेन यू वुड बी रिक्वायर्ड टू वर्क अपॉन द ग्रामेटिक सेंटेंसेस। सो अंडरस्टैंड कीजिएगा, जहां जहां पे लिखावट आएगी वहां वहां पे आपको ग्रामर की जरूरत पड़ेगी। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू लुक इनटू इज द टास्क रिस्पांस। सेकंड वन इज द ग्रामर। मैं इनको रेड भी करता जा रहा हूं और फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा इस लिंक को भी और डॉक्यूमेंट को भी। सो नाउ अब ये आ गया, सेकंड थिंग इज द ग्रामर। अब ग्रामर में द थर्ड थिंग इज द ग्रामर। अब मैं इसको पूरा कर रहा हूँ, ग्रामर एंड एक्यूरेसी, ग्रामर एंड एक्यूरेसी। तो ना व्हाट डू यू मीन बाय ग्रामर एंड एक्यूरेसी? टेंसेस की बात तो हो गई, टेंसेस की बात हो गई। व्हाट इज नंबर टू? इट इज सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर, the students must be able to write the sentences in their simple form, small sentences. I like tea, या I take tea, full stop, Kiran takes coffee, full stop, he is playing, full stop, he is playing, full stop, I am watching TV, full stop. ये simple sentence है, but we should be able to make a compound sentence as well. Compound sentence means the sentence in which we add a bridge and we link up two sentences together. For an example, I am taking tea while Bilal is playing. I am studying while my brother is playing on the computer. So what I did, despite of pasting full stop, मैंने दरम्यान में एक ब्रिज लगा दिया while का, और मैंने सेंटेंस को मैंने एक सेंटेंस को दो सेंटेंसेस को एक में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज नोन एज अ कंपाउंड सेंटेंस। मैं इसमें कंडीशन ऐड कर देता हूं तो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आई एम नॉट सेइंग दैट पीटीई वालों को कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड ही लिखने हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप 20 सेंटेंसेस लिख रहे हैं तो उन 20 सेंटेंसेस में से 10 सिंपल हैं, 8 कंपाउंड हैं, तो कोई 2 आध कॉम्प्लेक्स भी होने चाहिए। लेट एग्जामिनर और द एआई should be I mean feeling something like that किसी पढ़े लिखे बच्चे का एग्जाम they are going to check on। ये जो टेम्पलेट है सारे यूज कर रहे हैं। एक बात याद रखिए, there is no substitute of the effort, there is no shortcut to success। one thing keep in your mind, मेहनत का कोई सब्सटीट्यूशन नहीं, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। And if you go for the Islamic practices, Allah the Kareem says, है वही कुछ इंसान के लिए जिसके लिए वो कोशिश करता है। नहीं हो सकता आप एफर्ट करें और आपका स्कोर ना आए, बट एक्चुअली व्हाट वी डू, डिस्पाइट ऑफ मेकिंग एन एफर्ट, वी ट्राई टू टेक अ टेम्पलेट और उसको पढ़ पढ़ के याद करके टैंकी में डाल देते, टैंकी में, ताकि नहाएं भी तो टेम्पलेट ऊपर आए, सोएं तो टेम्पलेट ऊपर आए, कुली करें, पानी पी तो हर तरफ जिसमें टेम्पलेट टेम्पलेट हुआ। इट इज वेरी वेरी ऑकवर्ड। ओके, सो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंडीशन डाल दें। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम
I am studying while my brother is playing because he has already studied, वो पहले ही पढ़ चुका है. So I have added because here in a compound sentence and converted compound into a complex sentence. What I'm saying, I'm not saying that every sentence will be complex, but I'm saying at least 5% sentences दो total compound कर complex कर लें, 10% तीन total compound कर लें, but try to use the mix of sentences simple, compound and complex so that एक अच्छा image create हो आपका examiner पर. Third thing is the spelling. इसी के ग्रामर के अंदर तीसरी चीज है ग्रामेटिक रेंज एंड एक्यूरेसी में स्पेलिंग. अब देखिएगा, स्पेलिंग जब हम बात करते हैं ना, तो स्पेलिंग जब से एंड्रॉयड आया है, एंड्रॉयड के आने के बाद every specific person in the world, not only the Pakistani students, every specific person in this world, he is badly suffering from the spelling problem due to the predictable text availability in mobile phone. For example, अगर आप लिखते हैं COMP तो नीचे लिखा हुआ आ जाता है आप क्या चाहते हैं भाई, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, आप क्या चाहते हैं, कंपाइलेशन, कंपोजिशन, कंपटीशन, कंप्लीशन, वो नीचे 7, 8, 9 वर्ड्स आ जाते हैं. यू जस्ट प्रेस 1 एंड वो कंप्लीट हो जाता है. सो एवरीबडी इन द यूथ आर वेरी गुड इन फर्स्ट 3 और 4 अल्फाबेट्स एंड आगे सबका शजरा है नसब स्पेलिंग्स का खराब हुआ होता है. व्हाट इज द रीजन ऑफ इट? बिकॉज इट इज ड्यू टू द एंड्रॉइड फोन. तो जो पीटीई वाले स्टूडेंट्स उनसे मेरी गुजारिश है कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें एप्पल प्ले स्टोर से और उसका नाम होता है स्पेलिंग गेम. उस स्पेलिंग गेम को डाउनलोड करें, उस पर आपको एक वर्ड के 4 स्पेलिंग देगा, 3 गलत होंगे, 1 ठीक होगा, और आप जब उनको पढ़ के क्लिक करेंगे तो आपके अच्छे स्पेलिंग जो है वो रिफ्रेश हो जाएंगे एंड यू विल बी बैक इन योर रिदम. द थर्ड थिंग यू मस्ट बी नोन टू, द थर्ड टिप इज you must be in practice of it is vocabulary. vocabulary याद रखिएगा. ऑर्डिनरी वर्ड्स तो सारी दुनिया यूज करती है. बचपन से वी आर यूजिंग द वर्ड इंक्रीज फॉर व्हेन, जब कोई चीज ऊपर जा रही होती है हम एक ही वर्ड यूज कर रहे होते हैं, इंक्रीज. अगर हमें इंक्रीज के साथ सर्ज आता, स्पाइक आता, इंक्लाइंड आता, क्लाइंब आता, राइज आता, अपराइज आता, अपवर्ड आता, माउंट आता, अप्रिसिएशन आता, तो मैं 6 दफा 7 दफा इन वर्ड्स को एक स्पेसिफिक पैराग्राफ या पैसेज में लिखता तो भी कोई ये ना समझ सकता कि मेरी वोकैबुलरी कमजोर है, बिकॉज मैंने 8 सिनोनिम्स यूज किया. अगर मैं फॉर एग्जांपल अप्रोक्सीमेशन का वर्ड यूज कर रहा हूँ एंड आई एम फ्रॉम नोन टू, पर अगर मुझे पता है कि अप्रोक्सीमेशन के लिए अप्रोक्सीमेटली, अबाउट, नियरली, नियर अबाउट, नियर टू, नियर बाय, क्लोज टू, क्लोज बाय, क्लोजली, अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेट, एस्टिमेशन, एस्टिमेटेडली, ये सारे वर्ड यूज हो सकते हैं. तो शायद मैं 13-14 डिफरेंट अप्रोक्सीमेशंस यूज कर सकता था वर्ड्स फॉर टू शो द अप्रोक्सीमेशन, एंड दिस वुड हैव रिफ्लेक्टेड एन इमेज अपॉन द एग्जामिनर कि मेरे अंदर कैपेसिटी ऑफ वर्ड्स है. It is what known as vocabulary. So I'm saying you must be able to use. I'm not again saying कि आपको कोई superstitious vocabulary यूज करनी है. मैं कह रहा हूं कि you must be known to some good synonyms. आपको कुछ अच्छे antonyms आने चाहिए. Antonyms. For an example, it is, if it is advantage, disadvantage, it is merit and demerit as well. It is pros and cons as well. है ना? It is known as the positivities and it is the negativities as well. So we should be known to some healthy synonyms and we should be known to some healthy quantity of the antonyms, है ना? And certain condition words should not be out of class. And condition words कौन से words होते हैं? वो वर्ड जो एक खास सिनेरियो में बोले जाता है और वो बहुत बड़ी सिचुएशन को एक, वो कहते हैं ना, हमारे पुराने जमाने में कहते थे कि दरिया को बर्तन में बंद कर देना, तो ये वो वाली कहावत बन जाएगी यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे वर्ड बोलता हूँ दैट ओवरऑल इन माय कंट्री देयर इज अ ट्रेंड ऑफ इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो मैंने 10-12 वर्ड बोले हैं. अगर मैं ये कहता इन माय कंट्री देयर इज अ ट्रेंड ऑफ इन्फ्लेशन, तो दैट मींस दैट एक वर्ड इन्फ्लेशन is the substitution of 10 words are trend of increase in the general price level of goods and services. 12 words को एक inflation के word में आपने बंद कर दिया. I'm teaching class at this moment, 3 words हैं at this moment. I'm teaching class now, 3 को आपने एक में बंद कर दिया. So it is also known as conciseness, but these words are known as condition words, जो एक specific हालत को, हालात को express कर रहे होते हैं. जब बहुत तेज बारिश होती है तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, उसका नाम होता है cats and dogs.
सो जब आप वर्ड यूज करते हैं कैट एंड डॉग, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि पानी बहुत आ गया था, छत बह गए थे, सड़कों में पानी ही पानी था, बिकॉज दिस वन वर्ड इज नॉट एक्सप्लेनिंग दैट कैट्स एंड डॉग्स मींस दैट देयर इज एन ह्यूज रेन, देयर वाज एन हैवी रेन। मेरी बात समझ आ रही? एक वर्ड यूज हम करते हैं, ओ यार इट्स लाइक इट्स अ साइबेरियन एयर टुडे, है ना, साइबेरियन एयर टुडे। साइबेरिया इज अ पार्ट ऑफ रशिया वेयर द टेम्परेचर गोज अप टू -63 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप एक वर्ड साइबेरियन एयर यूज करें तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि आज इतनी तेज ठंड आ रही है कि पसलियां भी जा रही हैं, टांगे भी जा रही हैं और हाथ भी, है ना। सो डिस्पाइट एक्सप्लेनिंग द टेम्परेचर बहुत नीचे है और मैं बड़ी ट्रबल में, यूज ओनली सिंगल वर्ड दैट टुडे इट्स लाइक साइबेरियन एयर इन माय सिटी, that means that you are explaining that it is cold all around. So I'm saying certain condition words could also be very impressive for the examiner. चौथी चीज जिसको आपने एग्जाम में देखना है और आपने अपने हाथ से जाने नहीं देना, पहली चीज इज वर्ड द टॉस रिस्पॉन्स, नंबर 2 इज द ग्रामर एंड एक्यूरेसी, थर्ड वन इज द वोकैबुलरी, एंड द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो है यू मस्ट बी कैरिंग अलोंग विद यू, एंड इट इज नोन एज कोहेरेंस। इट इज coherence and coherence. It is coherence and coherence. So what is coherence and what is coherence? It is important to be understood. So जो coherence और coherence है ना, इनको अपने हाथ से नहीं जाने देना। coherence का मतलब क्या होता है और coherence क्या? coherence का मतलब होता है answering in a logical sequence. Answering in a logical sequence. लॉजिकल सीक्वेंस। अब देखिए मिसाल देता हूं, आपसे पूछा है एग्जामिनर ने कि बताएं एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स क्या है। सो डिस्पाइट पहली लाइन से आप डिसएडवांटेज एडवांटेज शुरू करते हैं, व्हाट शुड वी डू? हमें पहले पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस कराना चाहिए कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर बच्चे कैसे इस्तेमाल करते हैं, कोई एक आधा एडवांटेज क्या हो सकता है, कोई एक आधा डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, आप क्या फरमाते हैं, आपके ख्याल में क्या है, और आप आगे ऐसे में क्या करने जा रहे हैं। मींस आप टॉपिक को 3 4 5 लाइंस में एक्सप्लेन कर दें, इंट्रोड्यूस कर दें, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ताकि पढ़ने वाले को पता हो कि आगे आप किस चीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। क्लियर? तो आप इंट्रोड्यूस करें, फिर उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन लिखें। पहले इंट्रोडक्शन बनाएं फिर एक्सप्लेनेशन लिखें। अब एक्सप्लेनेशन में आपने दो चीजें लिखनी है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सो आप एक्सप्लेनेशन के 2 पैराग्राफ्स बनाइए, एक में लिखें एडवांटेज और एक में लिखें डिसएडवांटेज। मेरी बात समझ में आ रही? सो अब इसका फायदा क्या होगा, पढ़ने वाले को एक सीक्वेंस मिलेगा इवेंट का और उस सीक्वेंस में वो पढ़ रहा होगा एंड ही वुड बी एंजॉयिंग योर राइटिंग। अगर आप एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज लिखें तो पढ़ने वाला भी थोड़ी देर के बाद झटके खा रहा होगा, तो मैं झटके खा रहा हूँ। We are not, it's good is bad, it's good is bad, it's good is bad. So what is that? It is haphazard writing. So हम कहते हैं ऐसे को दो तरह से लिखा जा सकता है। One is known as point to point organization और one is known as block organization. What is point to point organization? एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज, एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज। ये पॉइंट टू पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन एंड रियली मेक्स फन ऑफ द राइटर एंड राइटर रियली फील्स वेरी ऑकवर्ड इन आंसरिंग। दूसरी साइड पे जो आपका है ब्लॉक फॉर्मेट, ब्लॉक फॉर्मेट में आप क्या करते हैं कि आप एक पूरे पैराग्राफ में एडवांटेज लिखते हैं और दूसरे पैराग्राफ में आप क्या लिखते हैं, डिसएडवांटेज। सो अब क्या, आपका अपना रिदम भी डिस्टर्ब नहीं होया, आपने अच्छे तरह से एक्सप्लेन भी कर दिया, और फिर जब आपने उसको आंसर किया तो आपके एग्जामिनर को भी कोई इरिटेशन नहीं हुई है। तो आपने इंट्रोड्यूस किया पहले सेंटेंस में, मींस पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन लिखा, दूसरे और तीसरे में आपने एक्सप्लेन कर दिया, और चौथे पैराग्राफ में आपने जाके लिखा है कंक्लूजन। कंक्लूजन इज नोन एज द क्रक्स ऑफ द होल एक्सप्लेनेशन। जिसका आपको याद होगा, हम एक छोटे में कहानी पढ़ते थे, एक डॉग जाता था एक बुचर की शॉप पे, बुचर की शॉप से वो पीस ऑफ मीट लेके आता था, भागता था, एक कुएं पे आता था, कुएं में उसको अपना अक्स नजर आता था, और फिर वो उसके अंदर देखता था और उसको लगता था एक और डॉग है, और वो उसका भी पीस ऑफ मीट लेने के लिए भौंकता था, तो अपना भी कुएं में गिर जाता था, और नीचे लिखा हुआ आ रहा होता था ग्रीड इज कर्स, ग्रीड इज कर्स, है ना। इसका मतलब ये है कि पहले वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कराया गया, वंस अपॉन अ टाइम इंट्रोडक्शन बना, है ना, फिर आपने एक्सप्लेन किया उसको, आप ले गए डॉग को बुचर की शॉप पे एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है ना जी। फिर आपने कंक्लूजन में क्या लिखा, ग्रीड स्कर्ट्स। इसका मतलब यह है कि इंट्रोड्यूस किया, फिर आपने एक्सप्लेन किया, और फिर आपने उसकी एक समरी लॉजिकल कंक्लूजन क्रक्स बनाया होल एक्सप्लेनेशन का। इट इज नोन एज आंसरिंग इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। ऐसे ही आपका पीटीई का ऐसे भी होना चाहिए, पहले टॉपिक को इंट्रोड्यूस करें, टॉपिक है क्या, फिर आप टॉपिक को एक्सप्लेन करें ताकि आपका व्यू पॉइंट एक्सप्रेस हो जाए,
और फिर उसका कंक्लूजन डिजाइन करें ताकि निचोड़ मिले पढ़ने वाले को कि आपने क्रक्स क्या बनाया है एट ए ग्लांस। क्लियर? सो एक तो हो गया आंसरिंग इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, ये हो गया कोहेरेंस। अब कोहियन क्या? कोहियन है अटैचिंग facts and figures with answer। अगर आप अपने दोनों पैराग्राफ्स में एक एक एग्जाम्पल भी कोट कर देते हैं अपने आइडिया के साथ, अगर आपने 3 एडवांटेज लिखे हैं, एक के साथ, दो के साथ एग्जाम्पल कोट कर देते हैं, तो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी एन इंप्रेशन अपॉन द एग्जामिनर दैट आप पढ़े लिखे होशरुबा इंसान है जिसको पता है दैट हाउ टू कन्विंस द अदर्स अबाउट व्हाट यू आर सेइंग। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं दैट पाकिस्तान इज अ पुअर कंट्री, the person who is listening to you will ask you how, कैसे? अगर आप कहते हैं यार जब भी नेक्स्ट टाइम दुबई जाना एमिरेट्स पे जाना, तो बंदा पूछेगा क्यों भाई, खैरियत? इसका मतलब ये है जब हम क्यों की गुंजाइश छोड़ देते हैं, दैट मीन्स दैट हमने अपनी बात मुकम्मल नहीं की है। सुना, जब हम क्यों की गुंजाइश छोड़ देते हैं ना, इसका मतलब आर्गुमेंट इज नॉट कंप्लीट। नाउ व्हाट शुड वी डू? अगर हम कहते हैं that पाकिस्तान में 1/3 people are poor because according to economic survey of Pakistan about 36% people take one meal on every third day, so nobody is going to ask you क्यों, because you have a how, because आपने रेफर कर दिया है एक स्पेसिफिक जर्नल को and you have mentioned a figure along with it, और आपने अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट कर दिया एग्जांपल के साथ, and now आपने शायद सेकंड बात की तो गुंजाइश छोड़ी, लेकिन पहली बात के अंदर आपने इनकम्प्लीट समरी नहीं छोड़ी। इफ आई से दैट जब आप नेक्स्ट टाइम दुबई जाएं तो गो बाय एमिरेट्स, और अगर मैं इसको एक तरह से कहता हूं कि नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर यू डिसाइड टू गो टू दुबई, गो बाय एमिरेट्स बिकॉज देयर क्लाइंट सर्विस इज वेरी गुड and their safety record is totally outstanding. That means that I have not taken anything with me, I have given you everything। अब आप मुझसे क्यों नहीं पूछ सकते, आप ये नहीं पूछ सकते क्यों जाना चाहिए उस पर। So it is what known as attachment of the fact and figures with your answer। What I'm saying PTE वालों, अगर दो examples आपकी एडवांटेज की, दो एग्जाम्पल डिसएडवांटेज की आपके आइडियाज के साथ आ जाएंगी, इट विल नॉट ओनली गिव यू लेंथ बट इट विल गिव यू वेरी गुड मार्क्स एज वेल। इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। So, अब आगे चलता हूं, मैंने पहले लिख दिया टिप्स को, मैंने ऐसे की टाइप समझा दी, एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ स्ट्रक्चर हाउ टू, or the steps involved in essay writing, steps in essay, steps involved, steps involved। steps involved, पहला step जो है ना, step number one, I would recommend that it should be known as the first step that according to me, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि it should be the first step, and first step is your idea generation। जिन लोगों को आइडिया जनरेशन की आदत होती है ना, आइडिया जनरेशन की आदत होती है ना, वो कभी भी किसी भी एग्जाम में मखा वो पीटीई का हो या किसी और चीज का हो, इवन बट आइट्स एज वेल, बिल्कुल वो बच्चा मार नहीं खाता। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज उससे पहले लिखा होता है उसने लिखना क्या है। अगर वो कहता है एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखें, तो भाई अपने क्लिप बोर्ड पर ना, अपने क्लिप बोर्ड पर ना, सफे पर ना, बाल पॉइंट से लिख लें एडवांटेज 3 और साथ 3 डिसएडवांटेज। क्लियर नोट? अपने 3 एडवांटेज, आइडिया जनरेशन, मेक पॉइंट्स, मेक पॉइंट्स ऑन क्लिपबोर्ड, अपने क्लिपबोर्ड के ऊपर पॉइंट्स बना, मेक पॉइंट्स ऑन योर क्लिपबोर्ड, अपने क्लिपबोर्ड के ऊपर पॉइंट्स बना लें कि आप एडवांटेज में क्या लिखने जा रहे हैं और डिसएडवांटेज में क्या लिखने जा रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, मेक पॉइंट्स, मेक पॉइंट्स विद इम्पैक्ट्स, विद इम्पैक्ट्स। कभी भी पॉइंट अधूरा ना छोड़िएगा। अगर आप इम्पैक्ट नहीं लिखेंगे तो क्यों वहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कंप्यूटर ब्रिंग ईज फॉर चिल्ड्रन, फॉर द कंप्यूटर ब्रिंग्स ईज फॉर चिल्ड्रन इन एजुकेशन, as it gives a
facility to students to keep their material in files and folders. मेरी बात समझ में आ रही? The ease of handling the data by keeping material of books and the notebooks in files and folders. Computer can be a source of entertainment for the children as they can play multiple games in their idle time. आपने क्यों का जवाब ही नहीं छोड़ा ना? आप अपने आइडिया के साथ उस आइडिया का इंपैक्ट भी लिखते जा रहे हैं. अगर आपने लिखा है कि एंटरटेनमेंट का सोर्स है तो एग्जाम्पलीफाई भी कर दिया साथ उसको. अगर आपने लिखा है कि ईज लाता है तो उसकी रीजन ऑफ ईज भी साथ बता दिए. तो हमेशा अपने आइडिया को मुकम्मल करें, इंपैक्ट के साथ लिखें. ये बात है तो इस बात का ये असर है, ये बात है तो ये असर है. एंड देन इट इज आइडिया जनरेशन. एंड आइडिया जनरेशन पे जस्ट स्पेंड 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट लगाना है पीटी कैसे वालों. 2 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगाना. द सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 2 in PTE essay writing would be your introduction writing. It will be introduction. Introduction. Introduction writing. जब भी introduction writing करें ना, याद रखिएगा introduction writing में ना आप लोग what will you do? Use 5 sentences approach. 5 sentences approach. 5 sentences approach से क्या मुराद? पहले सेंटेंस में आप लिखें टॉपिक प्लस फोकस. इस पर एक सेंटेंस बनाएं. फॉर एन एग्जाम्पल, कंप्यूटर हैज बिकम अ नीड ऑफ टाइम इन एवरी एज इंक्लूडिंग चिल्ड्रन. अब आपने कंप्यूटर को भी कवर कर दिया और चिल्ड्रन को भी. तो एक सेंटेंस लिखें टॉपिक और फोकस पर. सेकंड सेंटेंस, अगर ये एडवांटेज डिसएडवांटेज है तो सेकंड सेंटेंस लिखें आप एक एडवांटेज पर. अब उन्हीं में से एक पॉइंट आएगा जो आपने ऑलरेडी आइडिया जनरेशन में पॉइंट्स निकाले हुए, उन्हीं में से एक पॉइंट नीचे आ जाएगा एडवांटेज. तो एक सेंटेंस लिखेंगे एडवांटेज पर, फिर एक सेंटेंस लिखेंगे आप डिसएडवांटेज पर. फिर आपकी अपनी ओपिनियन क्या है आप उसमें लिखेंगे इन माय पर्सनल ओपिनियन द एडवांटेजेस आर मोर देन डिसएडवांटेजेस. बेहतर करना है इन माय ओपिनियन, एडवांटेजेस ओवरराइड द डिसएडवांटेजेस, है ना. द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस. क्लियर? And then what is your plan for essay? I will explain the topic in detail later in my writing. तो 5 essays को लिखें इंट्रोडक्शन, 5 sentences को लिखें इंट्रोडक्शन में. क्लियर? एक पैराग्राफ यूज करें. 1 पैरा बनेगा इसका, एक पैरा बनेगा और इस पर आप लगाएंगे टोटल, इस पर आप लगाएंगे टोटल 3 minutes. You will spend 3 minutes on your introduction of PTE essay. Okay? आगे चलते. The next step, step 3 will be the explanation. Explanation में बेटे आप 2 पैराग्राफ्स यूज करेंगे, यानी कि पैरा 2 एंड पैरा 3 दोनों किसके होंगे? एक्सप्लेनेशन के. 2 पैरास. 2 पैरास में से पैरा 1 will contain, for an example, side 1 advantages, side 1. Clear or not? इसके लिए PTE वालों ने जो कि बहुत बड़ा essay नहीं लिखना है, तो इसलिए आपके 3 आइडियाज, उनके 3 इम्पैक्ट्स और 1 एग्जाम्पल will be more than enough to really pull you beyond 225 words. Okay? 2 एग्जाम्पल्स लिखें तो अच्छा, लेकिन कम से कम 1 must be there. अब जब हम आते हैं इस पैराग्राफ पर तो we should spend, हमने ऊपर 5 मिनट लगा दिए, we should spend 5 minutes on writing this specific paragraph. तो पैराग्राफ 1 जो है इसमें हमने लगा दिए 5 minutes. अब आप आ जाएं जनाबे अली, अब आप आ जाएं पैराग्राफ नंबर 2 पे. अब आप जब पैरा नंबर 2 लिखेंगे एक्सप्लेनेशन का, जो आपके पैरा नंबर 3 बनेगा एसे का, जब आप इसको लिखेंगे तो इसमें आप लिखेंगे किसको? डिसएडवांटेजेस को. आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे डिसएडवांटेजेस को. जब आप इसमें डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन करें, अगेन 3 आइडिया, 3 इम्पैक्ट, 1 एग्जांपल एंड 5 मिनट लगाने हैं आपने. ठीक है जी. एंड देन आफ्टर दिस वन you have to enter into the the 4th step, and the 4th step is known as conclusion. The 4th step is conclusion. आप जब conclusion में enter होते हैं तो I recommend my students to work on again 5 sentences, but a very small 5 sentences approach. मैं फिर कहता हूँ कि इसको यूज करें. क्या मतलब इसको यूज करें? पहला सेंटेंस आप यूज करते हैं concluding the topic, concluding the topic. दूसरा सेंटेंस आप यूज करते हैं in my personal
ओपिनियन, हम सिंगल फुल स्टॉप के साथ चलें, इन माय पर्सनल ओपिनियन। फिर आपका वो एडवांटेज जो आपके ख्याल में प्राइम है, वन एडवांटेज, राइट वन एडवांटेज हियर जो आपके ख्याल में प्राइम है। फिर राइट वन डिसएडवांटेज जो आपके ख्याल में प्राइम है ना जी। एंड कनेक्शन के लिए दोनों के दरमियान पेस्ट हाउ एवर। So now go on the 5 sentences approach, concluding the topic, comma, in my personal opinion, comma, है ना जी, and then write the biggest advantage, comma, however, comma, and biggest disadvantage and paste the full stop। और इस तरह से हम इसको खत्म करेंगे। The last and fifth इस जो आपने लिखा है conclusion, we should spend 2 minutes on the conclusion, okay, 2 minutes, हमें 2 मिनट लगाने हैं। और फिर 1 पैराग्राफ, देयर विल बी 1 पैरा होगा इसका। द स्टेप नंबर 5 इज द रिव्यू। अब जो लिखा है ना उसको एक दफा पढ़ना है, बिकॉज जब आप टाइप कर रहे होते हैं कभी इज रह जाएगा, कभी आर रह जाएगा, कभी दी रह जाएगा, कभी आईएनजी रह जाएगा, कभी हैज हैव हैड रह सकता है आपसे। तो अगर आपसे कोई कॉमा रह गया, फुल स्टॉप रह गया, उसको आपने पढ़ना दोबारा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो गलती एज सच मार्किंग के लिए चली जाएगी। सो रिव्यू क्या करेंगे इसमें, रिव्यू में रीड ऑल, रीड ऑल, करेक्ट करें, किसको करेक्ट करना है, करेक्ट स्पेलिंग्स, अगर कहीं स्पेलिंग की गलती है करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट पंक्चुएशन, करेक्ट टेंस, करेक्ट पंक्चुएशन, चेक योर पंक्चुएशन। आप अपनी पंक्चुएशन को भी चेक कर लें, कहीं को स्पेलिंग रह, सॉरी कहीं को फुल स्टॉप कमा रह गया हो तो उसको भी एक दफा रिव्यू कर लें। व्हाट आई एम सेइंग that it is, these are what the 5 steps in which you should answer your PTE essay or review pay. What should you do? You should spend only 2 minutes. So in this way, what happened? You are going to work on 2 minutes on the idea generation, then 3 minutes on the introduction writing, 5 minutes, then 5 minutes on explanation para 1, 10 minutes, then 5 minutes on explanation para number 2, 15 minutes, and then 2 minutes on the conclusion. It is 17 minutes, 2 minutes on the review, 19 minutes, and there are 20 minutes allocated. Still, you have 1 minute to work on, to adjust yourself according to the notes and tones of essay if there is some problem. कितने पैराग्राफ सर ने कहा है? सर ने कहा हाउ मेनी पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स कितने होंगे? तो पैराग्राफ्स ऑफ पीटीई एसे सर ने कितने बताया? सर ने बताया है कि आपके जो पैराग्राफ्स होंगे, सर ने बताया कि जो पैराग्राफ्स होंगे पीटीई के एसे के, those paragraphs will be 4, there will be 4 paras, ठीक है जी, 4 paras। पैराग्राफ नंबर 1 जो है, this will be known as introduction, the paragraph number 2 will be explanation, explanation side 1, and then it will be the explanation side 2, and then it will be conclusion, it will be conclusion। अब राइटिंग टाइम कितना होगा? इंट्रोडक्शन के लिए सर ने बताया है यू शुड स्पेंड हाउ मेनी, 3 मिनट। सर ने बताया है एक्सप्लेनेशन 1 पे कितने मिनट लगाएंगे, 5 मिनट। सर ने क्या बताया है, एक्सप्लेनेशन 2 पे कितने मिनट लगाएंगे, अगेन 5 मिनट। सर ने क्या बताया है, कंक्लूजन पे कितने मिनट लगाएंगे, सर ने बताया 2 मिनट। ओके, तो टोटल राइटिंग टाइम कितना हो गया, 15 मिनट्स, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम इज फॉर आइडिया जनरेशन एंड द रिव्यू। इट इज व्हाट how I say my students to work on the essay। So हम अपनी आज की क्लास में ये सीखे कि essay क्या है, essay की टाइप्स क्या है। फिर हमने ये सीखा है आज की क्लास में कि essay को लिखने के लिए किन किन चीज़ों पर आपकी ग्रिप होनी ज़रूरी है। फिर मैंने आपको ये बताया है कि जब आप essay लिखेंगे तो essay में स्टेप्स कितने इन्वॉल्व हैं। फिर मैंने ये बताया है कि पैराग्राफ्स कितने हैं, और फिर मैंने ये बताया है कि हर पैराग्राफ पे कितने मिनट आपको लगाने हैं। इट इज व्हाट द स्टोरी ऑफ द होल क्लास टुडे, बट on the other way around, tomorrow I'm going to work on first essay। I will write the first essay by myself। मैं खुद लिखूंगा यहाँ पे, मैं एक essay खुद लिखूंगा यहाँ पे, फिर मैं दूसरा essay लिखूंगा, तीसरा, चौथा, चारों essay में चारों टाइप का एक एक essay क्लास में खुद टाइप करूंगा। मैं आपको आइडिया जनरेशन खुद सिखाऊंगा, और हर रोज आप क्लास के बाद एक essay उस तरह का लिख के जाएंगे।
इफ यू थिंक दैट इट इज वेरी हार्ड फॉर यू टू बिलीव मी, सोचिएगा अकेले बैठ के कि ये सारी हार्डशिप आप मेरे लिए करें या अपने लिए, तो आपके अंदर से आंसर आएगा अपने लिए करें, मेरे लिए नहीं करें। ओके, सो वी विल चेक दैट एसे एंड विल गिव बैक टू यू। हम लोग उसको चेक करेंगे और आपको वापस करेंगे। कोई सवाल है तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर।